एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। मेरा नाम प्राची है। मैं आपको सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉज पढ़ाऊंगी। बेटा बिजनेस लॉज अब से अभी जो हमारा न्यू स्कीम आया उससे पहले बिजनेस लॉज एंड कम्युनिकेशन था, उसके अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन भी आता था। पर न्यू स्कीम के बाद में बिजनेस कम्युनिकेशन को हटा दिया गया और पूरा का पूरा बिजनेस लॉज हो गया। दैट मीन्स पेपर नंबर 2 100 मार्क्स, पूरा 100 मार्क्स लॉ का ही आएगा। ठीक है, उसके अंदर 7 चैप्टर्स है। पेपर कैसे आता है हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आता है 6 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं और वो टोटल कितने नंबर के होते हैं? 20-20 नंबर के होते हैं। अब इसमें पार्ट्स हो जाता है एबीसी एबीसी करके। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 का बी एंड क्वेश्चन नंबर 1 का सी। तो ये तीनों को मिला के वो कितने मार्क्स का होना चाहिए? 20 नंबर का होता है फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो टोटल नंबर कितने हो गए? 120 हो गए। तो बेटा ये जो सेकेंड से लेकर 6th वाले हैं, इनमें से एनी 4 यू हैव टू अटेम्प्ट। फर्स्ट तो जो क्वेश्चन है आपको वो ही अटेम्प्ट करना होता है। सेकंड वाले में इनमें से कोई भी 4 आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही कर सकते हैं, या कोई सा भी जो भी आपको लग रहा हो कि इस क्वेश्चन में मेरे को बेस्ट आंसर पता है बाकियों के बदले, वो वाले आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब टोटल नंबर ये कितना हो गया? 100, क्योंकि इनमें से ऑप्शनल एक आएगा, जिसमें से इसमें आपको क्या करना होता है बेटा? पास करने के लिए इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल में आपको 40 मार्क्स मिनिमम लाने होंगे और एग्रीगेट आपको कितना लाना होता है? 50% मार्क्स लाने होते हैं। तो जैसे कि 4 पेपर है आपके, पेपर नंबर 1 2 3 एंड 4, सब 100 नंबर के हैं। तो टोटल कितने हो गए? 400। तो आपको इंडिविजुअल में पास होने के लिए कितने लाने? एटलीस्ट 40 लाने हैं। और एग्रीगेट मिलाकर के कितने होने चाहिए? वो 20 होने चाहिए। जैसे कि क्या हुआ, इसमें आपके आ गए 50, इसमें आ गए आपके 40, इसमें आ गए आपके 60, इसमें आ गए आपके 30। तो आप पास नहीं होंगे क्योंकि ये क्या हो गया? 30 से कम हो गया। एग्रीगेट तो आपका बन रहा है 200, पर वो एक पेपर के अंदर क्या हुआ? आपके 40 नंबर से कम आए हैं, तो वो वाली चीज आपकी पास नहीं होगी। तो आपको क्या करना है? एटलीस्ट सब में 40 तो होने ही चाहिए। 40 से ऊपर आप किसी में कितने भी लेके आओ, वो टोटल मिला के आपका कितना आना चाहिए? 200 नंबर आने चाहिए टू क्लियर सीए फाउंडेशन। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे पेपर नंबर 2 की। तो पेपर नंबर 2 में 7 चैप्टर्स हैं आपके। बिजनेस लॉज के अंदर आपके 7 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 आपका आता है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है कि लॉ क्या है, कितने टाइप्स के लॉ होते हैं, लॉ कौन बनाता है, कैसे बने थे, स्टार्टिंग में कैसे लॉ बने थे, और बनाने के बाद में इनको लागू कौन कर रहा है। बना करके रख दिए, लोग मान रहे नहीं मान रहे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये भी अथॉरिटीज होती है सारी की सारी, बहुत सारी अथॉरिटीज होती हैं जो ये ध्यान रखती है कि लॉ जो बना हुआ है वो लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लोग उनको मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है चैप्टर नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये आपका एक अंदाजन लगाया जाता है, ये वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, वो अराउंड आता है आपका 6 मार्क्स का। बेटा थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 6 नंबर का क्वेश्चन आए। पिछले पास्ट जो एग्जाम्स चले आ रहे हैं उस हिसाब से बताया जा रहा है कि ये अराउंड कितने का पड़ता है, ऑन एन एवरेज 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। सेकेंड आता है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
जो आता है आपका लगभग 32 मार्क्स का, लगभग ये आता है आपका 32 मार्क्स का, जो बहुत बड़ा वेटेज है। सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट आपने बना लिया, कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बना लिया तो इसको आप कैसे परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म करते टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट अगर अपन नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो वादा, आपने वादा किया नहीं निभाया तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें अपन देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारा आता है इस चैप्टर के अंदर जो नया ऐड हुआ है वो हुआ है बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी और इंडेमनिटी एंड गारंटी। ये जो यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 2 की आपकी जो यूनिट नंबर 7, 8 और 9 है, ये क्या था, पहले आपका आता था इंटर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये आता था आपका इंटर के अंदर। फिर उसके बाद में आपका आता था नेक्स्ट चैप्टर बेलमेंट एंड गारंटी, और चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 9 जो कि है एजेंसी। तो ये सब के सब पहले कहां आते थे, आपके इंटर के अंदर आते थे। न्यू स्कीम के तहत ये वाले टॉपिक्स भी और ऐड कर दिए गए। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर आ रहा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये किससे रिलेटेड काम करता है, ऐसी चीजें जो कि क्या है, गुड्स हैं। गुड्स क्या होते हैं ये अपन पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, गुड्स को जब आप सेल कर रहे हो तो उसके कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे, इसमें क्या राइट्स क्या लाइबिलिटीज होंगी, वो सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। और ये आता है अराउंड 21 नंबर का, ये एक आता है अराउंड 21 मार्क्स का। ठीक है, अब इसके बाद में आता है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जो हमारा 4th यूनिट है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो कि है अराउंड 20 नंबर का। ये जो आपको एग्जाम स्कीम, ये जो नंबर्स बता रही हूं वो 120 मार्क्स के हिसाब से, मतलब 6 मार्क्स में इतना इतना ये वेटेज लेके चलते हैं। 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग इतना इतना वेटेज लेके चलता है। तो इन सब का टोटल मिला के एग्रीगेट आता है 120। तो ये अराउंड मार्क्स आपका वो लेके चलता है 20 मार्क्स का। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनर्स कौन होते हैं, आप कैसे एक दूसरे के साथ में पार्टनरशिप में आ सकते हो, क्या राइट है, क्या लाइबिलिटीज है, कैसे पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं, कोई पार्टनर चला गया, एड ऑन हो गया तो कैसे क्या करेंगे, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। इसके बाद में आता है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये बेटा कॉन्सेप्ट न्यूली ऐड हुआ है, 2008 के अंदर इसको ऐड किया गया, जिसके अंदर पार्टनर्स की आपने थोड़ा पढ़ा हो तो अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी तक जाती है। पार्टनर्स की लाइबिलिटी कहां जाती है, अनलिमिटेड होती है, ये हमने पढ़ा था 11th-12th के अंदर, हमने ये चीज पढ़ी होगी। ये एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि क्या है, आप पार्टनर्स हैं पर इसमें आपकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। कि पार्टनरशिप वाली तरीके से, जैसे कंपनी के अंदर बहुत सारे कंप्लायंस होते हैं, लीगल कंप्लायंस, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, पर वहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप के अंदर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, बट मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ये क्या हो गया, दोनों का मिक्सचर, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कम प्लस जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की वो भी क्या हो गई, लिमिटेड। ये क्या होता है हमारा एलएलपी। तो एलएलपी कैसे बनता है, कैसे लिमिटेड होती है, क्या होता है, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। ये अराउंड आता है हमारा 6 मार्क्स का। ये अराउंड कितना आता है हमारा, 6 मार्क्स का। फिर इसके बाद में आ रहा है अपना हमारा कंपनीज एक्ट। फिर एक हमारा आ रहा है कंपनीज एक्ट
इसका आप डिटेल्ड वर्जन पढ़ेंगे इंटर के अंदर। अभी आपका एक बेसिक चीज आती है कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनी क्या होती है, कैसे रजिस्टर करी जाती है, कैसे बनाई जाती है, ये सारी चीजें किसमें आती है, कंपनीज के एक्ट के अंदर। तो इसके अंदर आपका एक छोटा पार्ट है, बहुत सारा पार्ट इसमें नहीं है। ये अराउंड आता है आपका 21 मार्क्स का। फिर इसके बाद में नया एक चैप्टर आपके ऐड हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये पहले आपका आता था पूरा का पूरा इंटर के अंदर, पर अब इसके अंदर क्या आ गए हैं, चेंजेस आ गए हैं। अभी जो न्यू स्कीम आया उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस आ गए हैं। तो यहां पर क्या हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है एड ऑन कर दिया गया है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो आता है अभी के हिसाब से हमारा 14 मार्क्स के आसपास इसके क्वेश्चंस आएंगे। इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये प्रिडिक्ट किया गया है क्योंकि आपके मॉड्यूल के अंदर ये स्कीम नहीं दी हुई है। मॉड्यूल के अंदर नहीं लिखा गया कौन सा चैप्टर कितने का आएगा, टोटल दिया हुआ है 100 मार्क्स का आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से ये एक मार्क्स का जो है ये हमने एक अंदाजा लगाया है कि हो सकता है इसके आसपास के मार्क्स के आ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है जो मैंने आपको मार्क्स बताए उसका कुछ अलग ही आए, पर ऐसा चीज होता है। प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है उसके हिसाब से ये चीज है। अभी अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। अभी अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने से पहले अपन लॉ देखें, लॉ क्या होता है। हम लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो लॉ होता क्या है, लॉ होता है बेटा रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो किसने बनाई हैं, पार्लियामेंट ने या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाई हैं। पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उनको अपन क्या कहते हैं, लॉ। ठीक है, लॉ भी तो रूल्स ही होता है ना, हेलमेट पहनना है, ट्रैफिक लाइट क्रॉस नहीं करनी है, ग्रीन होगी तो ही चलना है, ये क्या हो गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए। किसी के घर में नहीं जाना है उसकी बिना परमिशन के, किसी का सामान उठा करके नहीं लाना है, ये सब क्या है, रूल्स है। रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे हम कहीं पर भी जाते हो हर जगह का एक रूल एंड रेगुलेशंस होता है, हमारे घर पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। मम्मी बोलती है कि भाई किचन में हाथ धो के हाथ लगाना है, बिना हाथ धोए हाथ नहीं लगाना, ये क्या हो गया, एक रूल हो गया। सब जगह के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बट ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो किसने बनाए हैं, पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया, उनको अपन क्या कहते हैं, लॉ। अब लॉ की जरूरत क्यों पड़ती है, वो जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम सेफली रह सके और हम क्या कर सके, पीसफुली रह सके। हम सेफली रह सके और हम पीसफुली रह सके, इसलिए लॉ की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज आते जाते कोई भी आपके घर पे कब्जा कर लेगा, रोड पे कोई रूल्स नहीं है, कैसे भी चला रहे हैं, किसी का भी एक्सीडेंट कर रहे हैं, स्पीड लिमिट में कैसे भी चला रहे हैं, ट्रैफिक लाइट्स फॉलो नहीं कर रहे, क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। तो हमारी पीसफुल लिविंग और हमारी सेफ्टी के लिए क्या बनाया जाता है, लॉज बनाया जाता है। कौन बनाता है, हमने पढ़ लिया, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, इंडिया चला रहे हैं, कौन चला रही है, गवर्नमेंट चला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया ये लोग ही चला रहे हैं। तो ये लोग हर चीज से रिलेटेड बहुत सारे मैटर्स है जिन पे इनको डिसीजंस लेने होते हैं। तो अब कौन से मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, कौन से मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, ये किसमें लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। 3 लिस्ट दी है कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी मैटर्स आते हैं उससे रिलेटेड डिसीजन कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी मैटर्स आते हैं उससे रिलेटेड डिसीजन कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी मैटर्स आते हैं उसमें दोनों में से कोई भी ले सकता है, दोनों मिल बांट के ले, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी डिसीजन ले सकता है और दोनों मिल बांट के भी डिसीजन ले सकते हैं। क्लियर है। तो पार्लियामेंट जो लॉ बना रहे हैं वो क्या है, होल ऑफ इंडिया पे लगते हैं। कहां लगते हैं, पूरे भारत पे लगते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट ने जो भी लॉज बनाए उन्होंने वो वाले लॉज।
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, वो जो लॉज बनाती है उस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर ही लगते हैं वो वाले लॉज। जो लॉज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बना रही है वो वाले लॉज उस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर ही लगते हैं। ठीक है। अब कई जगहों पे आपने सुना होगा पहले जो एक्ट्स होते थे उसमें होता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बहुत सारे एक्ट्स होते थे जिसके अंदर क्या लिखा हुआ होता था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो वो क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि आर्टिकल 370 के अंदर क्या किया था, कश्मीर को ऑटोनॉमस स्टेट का पावर दिया गया था, ऑटोनॉमस स्टेट डिक्लेयर किया गया था। दैट मींस वहां की गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस वो फॉलो करे या ना करे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो जैसे पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बनाया, वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया, नहीं नहीं हम तो नहीं मान रहे, तो उस जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर वो लॉ लागू नहीं होगा। ठीक है। तो अब आर्टिकल 370 को क्या करा गया, हटा दिया गया। किस दिन से, 31 अक्टूबर 2019 के बाद से इसके पास जो ऑटोनॉमस स्टेट था वो हटा दिया गया। अब वहां पर भी ऐसे लॉज लागू होते हैं जैसे कि बाकी पूरे भारत के ऊपर लागू होते हैं। ठीक है। अब एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी मैं, पार्लियामेंट कब बना था? पार्लियामेंट तो देखो कब बना था, पार्लियामेंट अपना पार्लियामेंट बना था 1950 में। पर आप एक्ट्स देखो सारे के सारे अपने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना है, 1872 के अंदर। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब बना है, 1930 के अंदर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब बना है, 1881 के अंदर। कंपनीज एक्ट जरूर अभी दोबारा से बना था, नहीं तो वो भी पहले वाला बना हुआ था। ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना है 1932 के अंदर। तो अब ये सारी की सारी चीजें कैसे, ये तो सारे के सारे पहले के बने हुए एक्ट ही पहले के बने हुए 1950 से पहले। तो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया ही नहीं तो हम लागू क्यों कर रखा है, वो इसीलिए क्योंकि उससे पहले ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे क्या किए थे, लॉज बनाए थे। और वो लॉज क्या किया, पार्लियामेंट बनी तो उन्होंने बोला कि यार अभी तो क्या हुआ, पार्टीशन हुआ है, हमें पूरा पूरा चीजें देखनी पड़ेगी, नए लॉज लाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो ऑलरेडी जो लॉ चले आ रहे हैं ना उनको एज इट इज क्या किया, उसने अडॉप्ट कर लिया, कि जो लॉज चले आ रहे हैं उनको एज इट इज क्या करा, अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सारे लॉज आज की तारीख में जितने भी लॉज हैं 85 to 90% लॉज क्या है, अडॉप्टेड है। पहले के लॉज थे वो अभी बने हैं, वो अभी उनको एज इट इज अडॉप्ट कर लिए। कुछ चीजों को नया कर दिया गया है, पुराने अभी पिछले 5-7 साल 10 साल के अराउंड में बहुत सारे एक्ट जो है उनको चेंज कर दिया गया कि भाई आज के टाइम के हिसाब से उसको चलाओ, क्योंकि पुराना बहुत टाइम से चल रहा है। अब वो पुराने के हिसाब से ना क्राइम्स होते, ना सारी चीजें जैसे सोसाइटी है ना उस हिसाब से वर्क करती, तो क्या करो इनको चेंज करो। ठीक है। तो बहुत सारे एक्ट्स अभी बदल दिए गए पिछले 10 साल के अंदर, अदरवाइज क्या थे 1950 के बने हुए थे। अभी भी जो हम मेजर एक्ट्स बोलते हैं, मेजर बड़े एक्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस क्राइम से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। तो ये अभी भी क्या है, पुराने बने हुए, अडॉप्ट किए हुए। क्लियर है? ये हो गई हमारी एक बेसिक सी कि लॉ क्या होता है, हमें क्या क्या पढ़ना है, ये एक बेसिक आ गया। ठीक है। अब अपन करते हैं सेक्शन नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। बेटा अपन स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, तो उसको अपन करेंगे लास्ट ही लास्ट में कि लॉ कहां से बना। तो हम लॉ पढ़े तो सही थोड़ा सा, तभी तो वो पढ़ने में भी मजा आएगा, अदर वो हिस्ट्री की तरह चल जाएगा। जरूरी भी है कहां से आया लॉ, तो लॉ जब पढ़ लेंगे फिर देखेंगे कहां से आया। ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अपन करेंगे सेक्शन नंबर 1। ज्यादातर 99% एक्ट्स के सेक्शन नंबर 1 क्या होता है बेटा, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट।
शॉर्ट टाइटल पेट नेम, जैसे आज के हिसाब से हमारा होता है पेट नेम, सबके घर के अलग नाम होते हैं, जिनके नहीं है वो कोई बात नहीं, सुना है आपने। तो इसी तरीके से अगर कोई एक्ट का नाम बहुत बड़ा सा है तो उसको क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में ही बहुत छोटा नाम है, बोलने में ऐसे जोर थोड़ा ना हो रहा है कि बहुत बड़ा नाम है, नहीं है, तो उसको क्या बोला गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही बोला गया। एक्सटेंड कहां तक लागू होगा, होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया क्यों, हमने पढ़ लिया अभी, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर पहले आता था, अभी क्या हो गया है, वो होल ऑफ इंडिया में हो गया है। ठीक है, फिर आता है हमारा कमेंसमेंट। कमेंसमेंट कब से लागू हुआ, कब से ये एक्ट लागू हुआ, दो डेट्स होती है बेटा, एक तो होती है इनेक्टमेंट डेट और एक होती है कमेंसमेंट डेट। इनेक्टमेंट डेट होती है किस दिन बन गया, लॉ कैसे बनता है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से क्या हुआ, उसको पास किया गया, फिर प्रेसिडेंट की असेंट मिली, मतलब प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर किया कि क्या कर दो, इसको लॉ बना दो। तो जब प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है उस दिन तो क्या होता है, लॉ बनता है। और जिस दिन से वो लागू करते हैं, अब लॉ बनाया है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, लोगों को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ करके उसको अपने लाइफस्टाइल में, लाइफ में कैसे उसको करें, ऐसा तो है नहीं ना आज लॉ बनाया कल के कल उसको लागू कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है। लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में उनसे रिलेटेड कौन कौन से रूल्स हैं वो देखेंगे, उन रूल्स को वो कैसे अडेप्ट करें, कैसे अपने ना जो भी लाइफस्टाइल में है या अपने बिजनेस के अंदर उसको कैसे लाए, वो सारी चीजें भी डिस्कस करनी पड़ेगी। इसलिए क्या होता है, इनेक्टमेंट डेट एंड कमेंसमेंट डेट थोड़ा अलग अलग होता है। इनेक्टमेंट डेट हो गया एंड कमेंसमेंट डेट हो गया। कमेंसमेंट डेट होती है किस दिन से लागू हुआ, कि लोगों को अब से मानना पड़ेगा ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर नहीं माने तो क्या होगी, पनिशमेंट होगी। तो इनेक्टमेंट डेट इज 25 अप्रैल 1872 और कमेंसमेंट डेट इज 1 सितंबर 1872। इनेक्टमेंट डेट है 25 अप्रैल, कमेंसमेंट डेट है 1 सितंबर, ये याद करके रखेंगे अपन। फिर सेक्शन नंबर 1 के अंदर एक चीज और आती है, वो आती है हमारी एप्लीकेबिलिटी। कहां कहां अप्लाई होगा, ये कहां अप्लाई होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, हमारे हिसाब से उन्हीं लोगों पे ही लागू होगा। कौन से लोग, जहां पर ये एक्ट लागू हो रहा है, एक्ट कहां लागू हो रहा है, इंडिया पे, तो किन पे लागू होगा, इंडियन पीपल पे। नहीं, कहां लागू होता है ये, कॉन्ट्रैक्ट पे। दो लोगों के बीच में जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आपसे कोई लेन देन नहीं है। जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा उसके बाद से क्या होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पे लागू होगा। उसके अलावा आप कुछ भी करो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आपसे मतलब नहीं है। क्लियर है? इसके बाद में अपन करेंगे सेक्शन नंबर 2, जो क्या है बेटा, डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 2 क्या है हमारी, डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर हम फर्स्ट डेफिनेशन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो गिवन है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच में। बेटा सेक्शन ऐसे लिखा होता है, मान लो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। जो सेकेंड न्यूमेरिकल होता है उसको बोलते हैं अपन सबसेक्शन, और उसके बाद में जो अल्फाबेट आता है उसको अपन कहते हैं क्लॉज। तो सेक्शन 2 एच के अंदर क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन होती है,
all the agreements which are enforceable by law. All the agreements which are enforceable by law. तो जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो अगर लॉ द्वारा एनफोर्स कराए जा रहे हैं, मतलब कि अगर कोई आपसे वादा करके मुकर जाता है कि नहीं मान रहे, और वो वादा किस में आता है, एग्रीमेंट में आता है, वो वादा किस में आता है, कॉन्ट्रैक्ट में आता है, तो उसको क्या करेगा, लॉ बोलेगा नहीं, जो वादा किया है उसको क्या करो, निभाओ, जो वादा किया है उसको क्या करो, निभाओ, जो आपने प्रॉमिस किया है अब उसको परफॉर्म करो, ये लॉ आपके ऊपर दबाव डालता है। ठीक है, तो ऐसे एग्रीमेंट जो कि क्या होंगे, एग्रीमेंट मतलब आपने कुछ बोला, अगले ने कुछ बोला, दोनों ने क्या करा, कुछ ना कुछ मिली भगत करके ये कर लिया, अपन ये काम करेंगे। अब अगर ऐसे दोनों आपने जो भी एग्रीमेंट किया है वो एग्रीमेंट आप एनफोर्स करा सकते हो लॉ के द्वारा, तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है, ये टर्म्स धीरे धीरे करके और आगे डिटेल में आएगी तो आपको थोड़ा थोड़ा और समझ में आने लग जाएगा कि एनफोर्सिबिलिटी कैसे देखी जाती है। क्लियर है? इसके बाद में हमारा आता है, अब हमने पढ़ लिया एग्रीमेंट, अब हमने क्या पढ़ा, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ लिया, एग्रीमेंट पढ़ना भी जरूरी है। एग्रीमेंट गिवन है सेक्शन 2E के अंदर, एग्रीमेंट का डबल ई से ई याद कर लो। ठीक है, क्या होता है एग्रीमेंट, every promise or set of promise, every promise or set of promise forming consideration for each other. Every promise or set of promise forming consideration for each other. एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस। सेट ऑफ प्रॉमिस कैसे हो गया, ए ने बी को बोला क्या, मेरी कार है वो 5 लाख में खरीदेगा क्या, बी ने बोल दिया हाँ। आगे जाके ए कार नहीं देता है या बी पैसे नहीं देता है, तो क्या कर सकते हैं, अपोजिट पार्टी कोर्ट में जा सकते हैं कि भैया मैंने पैसे दे दिए, ये मुझे कार नहीं दे रहा है, या मैंने कार दे दी है, ये मुझे पैसे नहीं दे रहा है। इसमें 2 प्रॉमिसेस हो गए। कैसे, ए ने बी को क्या प्रॉमिस किया, कार देने का, बी ने ए को क्या प्रॉमिस किया, 5 लाख रुपए देने का। तो सेट ऑफ प्रॉमिस हो गया, ए ने बी को प्रॉमिस किया है और बी ने ए को प्रॉमिस किया है, तो सेट ऑफ प्रॉमिसेस हो गए। एक ए का बी के साथ में प्रॉमिस और एक बी का ए के साथ में प्रॉमिस। ऐसा प्रॉमिस जो कि क्या कर रहा है, कंसीडरेशन दे रहा है। कंसीडरेशन, यहां ए को क्या कंसीडरेशन मिल रहा है, यहां ए को क्या कंसीडरेशन मिल रहा है, कार, बी को क्या कंसीडरेशन मिल रहा है, 5 लाख रुपए। तो दोनों को कंसीडरेशन मिल रहा है, तो ये जो एग्रीमेंट हुआ ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। ये जो एग्रीमेंट हुआ ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्लियर है बेटा? तो आज हमने पहली चीज तो देखी कि कैसे कैसे हमारा कौन कौन से चैप्टर्स है, टोटल 7 चैप्टर्स हैं हमारे, उनकी मैंने आपको एक अराउंड बता दिया कितने कितने मार्क्स के आने की आशा है, आशंका है कि हाँ इतने इतने मार्क्स के आने की आशा है हमारे को। ठीक है, उसके बाद में आपका जो चैप्टर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्टिव वो है, पेपर है, पूरा आपको लिखना पड़ेगा। इसमें आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी आएगा, प्रैक्टिकल पार्ट भी आएगा।
प्रैक्टिकल पार्ट कैसे, जैसे कि इसमें बता दिया कि ए ने बी को ये दिया, बी ने ए को ये दिया, अब आपके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, ये क्या हो गया प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल आ गया कि एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये क्या हो गए थ्योरी। ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो कितने नंबर के आते हैं बेटा, अराउंड, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो अराउंड आते हैं 56 मार्क्स के, और थ्योरी आती है अराउंड 64 मार्क्स की। टोटल मिला के हो गए 120। हम 120 की स्कीम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, 6 चैप्टर आते, 6 क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आपके। ठीक है, तो हम कौन सी स्कीम से पढ़ रहे हैं, 120 की स्कीम के हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कितने आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं अराउंड 56 नंबर के, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं अराउंड 64 मार्क्स के। ठीक है बेटा, तो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों मिला करके तो आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है ये भी आना चाहिए। दोनों चीजों को हमें ध्यान से पढ़ना है। एक चीज और, लॉ को पढ़ने का तरीका मैं आपको एक बताऊं, जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ लॉ नहीं, कितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, आज जो पढ़ा है उसको घर जाके रिवाइज कर लो। कैसे रिवाइज, दिमाग को शांत करके वही दिमाग को लगा के, ये नहीं कि पढ़ रहे हैं और दिमाग में इंस्टाग्राम की रील्स चल रही, ऐसे नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, हमको दिमाग वही रख के जो पढ़ा है, जो आज पढ़ाया है वो हमारे दिमाग में बैठाना है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है। कल गए, कल का जो पढ़ा है वो पढ़ाना है, प्लस आज जो पढ़ाया उसको भी रीड लगाओ। थर्ड डे, थर्ड जो पढ़ाया उसको पढ़ना है, प्लस 2 दिन का रिवाइज करो। फोर्थ डे, तीनों दिन का रिवाइज करो, फोर्थ जो पढ़ा है वो भी रिवाइज करो। तो ऐसे आप पढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप याद हो जाएगा, एक दिन बैठ करके याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं बताऊं, हनुमान चालीसा या किसी को कोई भी चालीसा या कोई भी मंत्र वगैरह आता है, वो कैसे आता है, घर वालों ने क्या किया, बैठा दिया पढ़ो, हमने याद थोड़ा ना किया वो बैठ के। एक दिन रोज पढ़ते थे, रोज घर वाले बैठा देते थे, सुबह या शाम को पढ़ो, पढ़ते 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 महीने भर बाद में क्या हुआ, याद हो गया। 2 महीने बाद में याद हो गया, एग्जैक्ट याद हो गया। अब तुम कुछ भी काम कर रहे हो, जो एक मंत्र आप रेगुलर पढ़ते हैं उसमें दिमाग ना भी लगा तो अपने आप वो मंत्र आप पढ़ना चालू कर दोगे। तो इसी तरीके से इसमें भी होता है, ये हैबिट आप लेके आइए तो सही रहेगा। याद हो जाती है चीजें, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर है। लॉ के अंदर लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना होता है बेटा। आप ऐसा नहीं होगा पढ़ा कुछ है उसको अपनी लैंग्वेज में करके लिख दो, नहीं लिख सकते। लॉ की एक लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज में आपको वर्क करना पड़ेगा। कैसे आएगा, पढ़ पढ़ के, कि ठीक है हम यहाँ की जगह ये लिखने की बजाय हम ये लिखे, बुक के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, या नोट्स जो लिखा है या ये करवाया उसमें ऐसे लिखा हुआ है, तो वो चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो लॉ को पढ़ने का यही तरीका है। उसके अलावा जो भी इशू आए साथ के साथ क्लियर करिए, कि ये ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो ये चीजें क्लियर करके चलिएगा तो आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आगे मैं आपको और गाइड करती रहूंगी, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे रिवाइज करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे, वो जब हम पढ़ेंगे तो आपको साथ साथ में मैं एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगी कि हाँ ये इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसा एग्जाम्पल आया हुआ है, इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसा एग्जाम्पल आया हुआ है। तो ये भी हम क्लास में साथ के साथ क्लियर करते चलेंगे, तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, इसको ऐसे करना है। लास्ट ही लास्ट में अपन राइटिंग स्किल्स के लिए रखेंगे कि आपको क्वेश्चन आया तो उसको लिखना कैसे है। आंसर आता है पर तरीका नहीं आता लिखने का, वो भी गलत हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, टुवर्ड्स द एंड जब हमारा खत्म होने लगेगा उस टाइम पे हम राइटिंग स्किल्स पे भी वर्क करेंगे। तो आपको क्या करना है, 3 चीजों पे वर्क करना है, थ्योरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट प्लस अपनी राइटिंग स्किल्स, तीनों पे वर्क करेंगे। अभी से वर्क करना स्टार्ट करेंगे, एग्जाम तक आपका आराम से चीजें क्लियर हो जाएगी, इतना ज्यादा इशू नहीं आएगा। बट उसके लिए क्या करना है बेटा, रेगुलर रहना है, अभी से पढ़ाई अच्छे से करनी होगी। ठीक है,
तो आज हमने पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 1 है हमारा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल कोई छोटा नाम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने में ही छोटा है तो उसको कोई छोटा नाम नहीं दिया गया। एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया, कमेंसमेंट डेट है 1 सितंबर 1872। इसके बाद में हमने दो डेफिनेशंस करी, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऑल द एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब एग्रीमेंट क्या होता है? उसमें से एग्रीमेंट्स आर एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। ऐसे प्रोमिसेस जो कि क्या कर रहे हैं? कंसीडरेशन दोनों को मिल रहा है। ये है हमारी कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन है सेक्शन 2H के अंदर, एग्रीमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2E के अंदर। ठीक है बेटा, आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आगे की चीजें हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे।